हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। ये हमारा पॉलिटी रैपिड रिवीजन का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर द डेली अपडेट्स। ठीक है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सैलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात करते हैं, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है क्या? ठीक है, जी हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, लेकिन अंडर आर्टिकल 368 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या है बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे अमेंड नहीं किया जा सकता। अभी बेसिक स्ट्रक्चर यानी क्या होता है? अब देखो, बेसिक स्ट्रक्चर क्या आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये इवॉल्व हुआ है बेसिकली हमारी जो जुडिशियरी है। ठीक है, उसके वेरियस जो जजमेंट्स दिए उससे वो बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व है, यानी समय वक्त वक्त पे हमारी जो जुडिशरी है वो बताती है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये क्या है बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे सेकुलरिज्म, ठीक है, ये क्या है बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे हम नहीं हटा सकते अंडर द आर्टिकल 368। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर को हम अमेंड नहीं कर सकते, ये बताया गया है केशवानंद भारती केस 1973 में। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखना। चलो फिर अभी साइलेंट फीचर्स हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है लेंदियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन भी रहता है जैसे कि ब्रिटेन का है, और रिटन भी रहता है जैसे कि हमारा इंडिया का है। ठीक है, तो लेंदियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेंदियस यानी ऐसे प्रोविजंस जो अदर वर्ल्ड के अदर कॉन्स्टिट्यूशन में छोड़े गए हैं, वो भी प्रोविजंस हमारे इसमें बहुत एलेबोरेटली क्या कर दिए गए हैं, शामिल कर दिए गए हैं, इंश्राइन कर दिए गए हैं। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेंदियस कहा गया है, एक एक प्रोविजंस प्रॉपर तरीके से इलेबोरेट करके दिए है। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा है, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया, कब एडॉप्ट किया? 26 नवंबर 1949 को क्या किया था हमने? कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया था। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने एडॉप्ट किया तब उसमें था प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। कितने थे? प्रीएम्बल थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे और 22 पार्ट्स थे। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में अगर देखते हैं तो प्रेजेंट में हमें क्या मिलेगा? प्रीएम्बल मिलता है, 470 आर्टिकल्स दिखते हैं, मिलते हैं। ठीक है, और 12 पार्ट्स मिलते हैं। कितने पार्ट्स मिलते हैं? 12 पार्ट्स। और शेड्यूल कितने हैं? शेड्यूल है हमारे 25 शेड्यूल्स है। क्या है? 25 शेड्यूल्स भी है। ठीक है, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेंदियस कॉन्स्टिट्यूशन और रिटर्न फॉर्म में इसलिए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो लेंथीनेस है या फिर जो लेंथ बढ़ी है, ठीक है, उस किस वजह से बढ़ी है? किस वजह से बढ़ी है? तो वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी। हमारी कंट्री का साइज बहुत बड़ा है और हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। वेरियस कास्ट कम्युनिटीज़ के रिलीजन के रोज लोग पाए जाते हैं, और उनके लिए फिर वो सब अलग से प्रोविजन बनाना, इस वजह से क्या हुआ है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वास्ट बना है, लेंदीनेस जो है उनकी वो बढ़ी है। इसके अलावा हिस्टोरिकल फैक्टर्स यानी कैसे कंसिडर कर सकते हो कि मान लो कि हमारे मोस्ट ऑफ द प्रोविजन जो है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिए है। ठीक है, तो ये भी हिस्टोरिकल फैक्टर है, इसे आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए, तो इस वजह से सेंटर के भी प्रोविजन एक ही बुक में मिल रहे हैं और स्टेट के लिए भी जो प्रोविजन है एक ही बुक में मिल रहे थे। इस वजह से भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी लेंथ क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। इसके अलावा क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, ठीक है, उसमें क्या थे? डोमिनेंस था लीगल लुमिनरीज का। लीगल लुमिनरीज यानी बहुत ज्यादा वहाँ पे एडवोकेट्स वगैरह थे, तो उन्होंने भी थोड़ा इन डेप्थ में लिखने की कोशिश की अपनी नजरिए से, और कुछ ऐसे वर्ड्स भी ऐड किए जैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट वगैरह। ठीक है, जिसका मीनिंग कॉमन पीपल को इजीली अंडरस्टैंड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पे डोमिनेंस था लीगल लिमिनरीज का। इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो लेंथ है वो क्या है? बड़ी है। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, आप यहाँ पे आप ये सभी चीज़ें कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, और एक बात, ये रैपिड रिवीजन की सीरीज है, तो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको क्या कर रहा हूँ? कवर कर रहा हूँ। रेस्ट ऑफ द पोर्शन आपको इससे पढ़ना ही पड़ेगा। कहाँ से? अपने क्या बोलते हैं उसको, लक्ष्मीकांत से। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे यानी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। मैंने कहा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है? बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों बोरोड कहा जाता है? क्योंकि हमने वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन से यानी वर्ल्ड के वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या किए, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो एडॉप्ट किए हैं। ठीक है, और अपने इंडिया के कंटेक्स्ट के अनुसार उसको क्या कर दिया? मॉडिफाइड किया, अपडेट किया और फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनको डाल दिया है। ठीक है, तो ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस पिछले लेक्चर में हमने देखा था। ठीक है, यहाँ पे वो देखेंगे नहीं, सिर्फ इतना ही देखेंगे कहाँ कहाँ से लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिए। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कार्बन कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस हमने कहाँ से लिए? यहाँ से लिए, यूएसए से लिए। ठीक है, साउथ अफ्रीका से लिए, ब्रिटिश से लिए, आयरिश से लिए, जापान से भी लिए, ऑस्ट्रेलिया से लिए,
फ्रेंच, जर्मनी, यूएसआर और इवन कनाडा से भी हमने क्या किया है, बहुत सारे प्रोविजंस ले। कौन से प्रोविजंस ले, पिछले लेक्चर में हमने अच्छे से डिस्कस किया है, यहाँ पे आप स्लाइड पॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल पार्ट कहाँ से लिया है, आगे लास्ट में देखेंगे। पॉलिटिकल पार्ट कहाँ से लिया है, फिलोसॉफिकल पार्ट्स कहाँ से लिया है, वो सभी हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तब चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यानी आप कह सकते हो कि मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजंस हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिए है। इसके अलावा देखो फेडरल सिस्टम विद यूनाइटरी बायस, ठीक है। सबसे पहले देखो फेडरलिज्म यानी क्या होता है वो समझ के लो, ठीक है। तो फेडरलिज्म क्या है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है। क्या है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि पावर जो है, क्या होता है, पावर जो है, ठीक है, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के साथ शेयर की जाती है। क्या की जाती है, शेयर। अब कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यानी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी जैसे हमारे स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, ये क्या हो गई, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है, ठीक है। फेडरलिज्म यानी क्या होता है कि भैया एक सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल, एक पॉलिटिकल सिस्टम है या फिर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पावर जो है वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के साथ क्या की जाती है, शेयर की जाती है। हालांकि फेडरेशन, ठीक है, फेडरेशन यानी क्या होता है कि फेडरेशन ही जनरली दो लेवल की गवर्नमेंट बताता है, ठीक है। फेडरेशन में क्या होता है, जनरली टू गवर्नमेंट जो होती है वो दो लेवल पे रहती है, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट और प्रोविंशियल या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में 3 टियर गवर्नमेंट्स है, ठीक है। एक लोकल गवर्नमेंट भी हमें मिलती है, ठीक है, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि फेडरलिज्म यानी क्या होता है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें क्या होती है, पावर जो है वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स के साथ क्या की जाती है, शेयर की जाती है। और एक बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि फेडरेशन तो हम कहते हैं, लेकिन ये फेडरेशन जो वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन किया गया हुआ नहीं है। क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। ये क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। यानी भैया हमारा यूनियन ही क्या है, हमारा फेडरेशन है। अब ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि भैया हमारे यूनियन से कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता, ठीक है। और हमारा जो फेडरलिज्म है, ठीक है, वो कैसे है, देखो यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, बाद में इस पे आएंगे, ठीक है। अब देखो फेडरलिज्म है, जस्ट सेकंड, ठीक है। फेडरलिज्म मैंने बता दिया, ठीक है। तो फेडरलिज्म दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, ठीक है। एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ठीक है। अब हमारा इंडिया का जो है वो क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। कौन सा है, होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर कौन सा है, यूएसए वाला, ठीक है। अब कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि ये पैचेस ऑफ स्टेट्स है, वेरियस स्टेट्स है, ठीक है, ये इकट्ठा आते हैं और एक यूनियन फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, एक यूनियन फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसे कहा गया है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अभी इकट्ठा क्यों है, सिक्योरिटी पर्पज से आए होंगे, डिफेंस की पर्पज से आए होंगे, ठीक है। यानी भैया हम इतने छोटे हैं कि हम सिक्योर नहीं कर पाते, हम डिफेंस नहीं कर पाएंगे, तो एक काम करते हैं, इकट्ठा आ जाते हैं और फिर क्या करेंगे, एक बड़ा डिफेंस फॉर्म करेंगे, एक बड़ा यूनियन फॉर्म करेंगे, ठीक है। इसे कहा जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है, जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है, ठीक है, इनको क्या रहती है, इक्वल पावर रहती है। क्या रहती है, इक्वल पावर रहती है, ठीक है। यानी ये क्या रहते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल रहते हैं। क्या रहते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो यूनियन बना है वो स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर नहीं कर सकता, कुछ नहीं करता, उनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, ठीक है। अब हालांकि देखो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या आता है, हमारे इंडिया में ऑलरेडी सभी स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। सिर्फ हमने उनको उन्हें होल्ड करके रखा है। क्यों होल्ड करके रखा है, ताकि हमारी यूनिटी बरकरार रहे, ठीक है। अगर होल्ड करके नहीं रखा होता तो भैया इतने सारे नेशंस इंडिया में क्रिएट हो जाते, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर क्या है भैया, ऑलरेडी एक इकट्ठा ही है हम, ठीक है, लेकिन हमने उनको क्या करके रखा है, होल्ड टुगेदर, होल्ड करके रखा है, ठीक है। मान लो कि ये पूरा इंडिया है, इनमें जो स्टेट्स है इनको हमने क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इससे कहा जाता है, कमिंग टुगेदर नहीं, होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स है उनको सभी को इक्वल पावर नहीं रहती है। इक्वल पावर रहती है क्या, नहीं रहती है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज की पावर अलग है, स्टेट्स की पावर अलग है। आर्टिकल 371 कुछ स्टेट्स को क्या देता है, स्पेशल स्टेटस भी देते हैं, आर्टिकल 371, ठीक है। ये भी पढ़ेंगे हम आने वाले इसमें, ठीक है। इस वजह से दिख रही है कि आपको इक्वल पावर नहीं भैया, कॉन्स्टेंट यूनिट्स को इक्वल पावर्स नहीं रहती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके अलावा हमारा जो स्टेट्स है, ठीक है, कोई भी स्टेट्स ऐसे नहीं कह सकता कि हम इंडियन यूनियन से बाहर निकल रहे हैं, ऐसे नहीं कह सकते, ठीक है। और क्या रहता है कि हमारा जो यूनियन है उसको एम्पावर कर दिया गया है कि यूनियन अगर चाहे तो किसी भी स्टेट्स की बाउंड्री अल्टर कर सकता है, ठीक है, किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकता है, ठीक है। एक से यानी एक स्टेट में से
ऐसा कोई पार्ट निकाल के दूसरा स्टेट बना सकता है, ठीक है, या फिर दो स्टेट इकट्ठा करके एक नया स्टेट भी बना सकता है, सेम यूनियन टेरिटरीज के बारे में भी रहेगा, ठीक है। इसीलिए हमें ये कहा गया है कि भैया हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं, हमारा यूनियन ही क्या है, हमारा फेडरेशन है। क्या है हमारा? फेडरेशन है। यानी हमारा जो स्टेट्स है, ठीक है, वो क्या है, डिस्ट्रक्टिबल है। क्या है? स्टेट्स क्या रहेंगे? डिस्ट्रक्टिबल रहेंगे। क्या रहेंगे? डिस्ट्रक्टिबल। और यूनियन क्या रहेगा? इनडिस्ट्रक्टिबल रहेगा। क्या रहेगा? इनडिस्ट्रक्टिबल। यूएसए में उसके अडर्ड है, ठीक है। यूनियन भी इनडिस्ट्रक्टिबल है और स्टेट भी क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, ठीक है। क्या बात, यहाँ पे ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 1 क्या प्रोवाइड करता है? इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। एक बात भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 1 में ही बोला है कि हमारा नाम इंडिया भी रह सकता है और भारत भी रह सकता है, ठीक है। यहाँ पे पिछली बार कंट्रोवर्सी हुई थी, ठीक है, वो थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इंटरव्यू में आपको ऐसे, ठीक है। तो फेडरेशन टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या? नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? हमारा इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं। हमारा यूनियन ही क्या है? हमारा फेडरेशन है। क्यों? क्योंकि भैया कोई भी स्टेट हमारे फेडरेशन से बाहर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। और इंडिया का फेडरेशन ऐसा बना है कि ढेर सारे स्टेट इकट्ठा आके बना है क्या? नहीं भैया, ऑलरेडी स्टेट एग्जिस्ट करते थे, इसलिए हमारा होल्डिंग टुगेदर क्या है? फेडरेशन है, ठीक है। उसके बाद देखो फेडरल सिस्टम विद यूनाइटेड वेस्ट, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। फेडरल फीचर्स दिए हैं, ठीक है। फेडरल वैसे आप कह सकते हैं कि भैया हमारा जो फेडरल इन फॉर्म है बट यूनाइटेड इन स्पिरिट है, ठीक है। दिखने के लिए फेडरल है लेकिन उसके पीछे की स्पिरिट कैसी है भैया? यूनाइटेड है, इकट्ठा है, यूनिट, ठीक है। एक कंप्लीट एक वन यूनिट वाली फीलिंग है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक यानी समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो फेडरल फीचर्स यहाँ पे दिए गए, आने वाले चैप्टर्स में भी देखेंगे। टू गवर्नमेंट्स, डिवीजन ऑफ पावर्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बाइकैमरलिज्म, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखो जब जब आप फेडरेशन सुन यानी इंडिया के कंटेक्स में तो भी, ठीक है, जब जब फेडरेशन आप देखोगे तो वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्या ध्यान में रखना है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी क्या होता है कि किसी एक ऑर्गन से कुछ पावर निकाल के दूसरे ऑर्गन को दे देना, ठीक है। उसे क्या कहा जाएगा? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहा जाएगा। यूनाइटरी या फिर नॉन फेडरल फीचर जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजंस है। आने वाले चैप्टर्स में आपको बढ़िया अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करवा दूंगा, ठीक है। चलो फिर आगे। उसके बाद देखो रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं है कि भैया उसको चेंज ही नहीं किया जा सकता, और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि इजीली कोई भी आके चेंज कर पाए, ठीक है। हालांकि क्या है, इन दोनों का ब्लेंड है, ठीक है। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। जहाँ पे रिजिड होना चाहिए वहाँ पे रिजिड है, जहाँ पे फ्लेक्सिबल होना चाहिए वहाँ पे क्या है? फ्लेक्सिबल है। इतना ध्यान में रखना है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सिंथेसिस ऑफ बोथ है, ठीक है। यानी रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी मिलके, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अंडर आर्टिकल 368 क्या किया जा सकता है? अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। कुछ प्रोविजंस 2/3 मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट से अमेंड किए जाएंगे, जिसे स्पेशल मेजोरिटी कहा जाता है, ठीक है। और कुछ प्रोविजंस है यानी कि जैसे कि फेडरल फीचर्स रहते हैं वो 2/3 मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस रेटिफिकेशन लगता है उनको, यानी हाफ ऑफ स्टेट्स ने उसको क्या करना चाहिए? रेटिफाइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसीजर्स दी हुई है, आने वाले समय में ये भी कवर हो जाएंगे। तो ये क्या है? हमारा सिंथेसिस ऑफ बोथ है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। लेकिन जो मेजोरिटी प्रोविजंस है ना वो सिंपल मेजोरिटी से ही क्या किए जाते हैं? अमेंड किए जाते हैं। क्या होते हैं? सिंपल मेजोरिटी से ही अमेंड किए जाते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कौन अमेंड कर सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकता है। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकता है। आने वाले समय में पता चल जाएगा। उसके बाद देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता है हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी अडॉप्ट की है। क्यों की गई है? लास्ट लेक्चर में देखा था हमने, ठीक है। उसके बाद देखो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमने अडॉप्ट नहीं की है, ठीक है। तब पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव क्या रहता है? पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल रहता है, यानी आंसरेबल रहता है, ठीक है। इसकी जो भी पॉलिसीज रहेंगी, कमीशन वमीशन हो, सभी किसको जिम्मेदार रहेगा? पार्लियामेंट में। स्टेट वाले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या आता है? कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन के बेस पे सब काम चलता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने अडॉप्ट की है, क्या सेंटर पे है क्या? नहीं, सेंटर में भी है, स्टेट में भी, ठीक है। जिस तरह से हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? पार्लियामेंट देखने के लिए मिलेगा यूनियन लेवल पे, नेशनल लेवल पे। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली देखने के लिए मिलेंगी हमें स्टेट लेवल पे। यहाँ पे दो हाउसेस है तो कई स्टेट में हमें दो हाउसेस मिलते हैं, तो कई स्टेट में हमें क्या मिलता है? एक हाउसेस भी मिलता है, ठीक है। दो हाउसेस है तो उसे कहा जाता है बाई कैमरलिज्म, एक हाउसेस तो उसे कहा जाता है यूनिकैमरलिज्म। ये आपको बात यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है।
अब यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हैं, जैसे कि क्या फीचर्स है, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। और ये बात आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो फेडरलिज्म है उसे कोसी फेडरल कहा जाता है, क्योंकि मोर ऑफ द पावर किसके हाथ में कॉन्सेंट्रेट है, सेंटर के हाथ में। किसके हाथ में, सेंटर के हाथ में, ठीक है। तो देखो पार्लियामेंट्री फीचर्स दिए उन्होंने कि प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा, हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। रियल एग्जीक्यूटिव कौन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर रहेगा, इसे कहा जाता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। रूल ऑफ मेजोरिटी पार्टी, इलेक्शन में जिस पार्टी को मेजोरिटी ऑफ द वोट्स मिलते हैं, ठीक है, जो चुन के आते हैं, वही क्या कर सकती है, गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और जो भी पार्टी का लीडर रहता है वो फिर क्या बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, और स्टेट में क्या बन जाता है, चीफ मिनिस्टर बन जाता है। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, जी हाँ, लेजिस्लेचर के मेंबरशिप भी मिलती है, जैसे कि एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, जी हाँ, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जब पास हो जाता है, या फिर जो भी पार्टी गवर्न यानी जिस भी पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म की है, वो अगर मेजोरिटी लॉस कर देती है, ठीक है, आई थिंक 275 या 273 रहेगी, ठीक है। तो अगर लॉस हो जाती है तो क्या हो जाता है, यानी कि जैसे मान लो और कोई गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए तैयार नहीं था, हाउस को क्या कर दिया जाता है, डिसॉल्व, बर्खास्त, ठीक है, विसर्जित किया जाता है। डिसॉल्व होने के बाद फिर से क्या करने पड़ेंगे भैया, नए से इलेक्शंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों किया है, हमने लास्ट स्लाइड में यानी लास्ट इसमें हमने देखा था, ठीक है। अब इंडियन पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, इंडियन पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। तो इंडियन पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हमारे यहाँ पे सुप्रीम कौन मिलेगा, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम, ठीक है। और ब्रिटेन में क्या सुप्रीम है, ब्रिटेन में है पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्या है, पार्लियामेंट सुप्रीम, ठीक है। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अनरिटन है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ऐसे इकट्ठा करके रखे सिर्फ उन्होंने। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक बात अगर कहे, ठीक है, तो ब्रिटेन में आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, मोनार्की देखने के लिए मिलेगी, यानी जो हेड ऑफ द स्टेट है, मोनार्क है वहां पे, ठीक है, वो सक्सेशन के बेसिस पे आता है। किस बेसिस पे आता है, सक्सेशन के बेसिस पे आता है। और इंडिया में क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट जैसे कि प्रेसिडेंट है, इन्हें क्या किया जाता है, चुना जाता है, इलेक्टेड किया जाता है, ठीक है। इसलिए हमारे अगर रिपब्लिक हमें कहा जाता है, तो ठीक है, इसका कंटेक्स्ट है कि हमारा हेड ऑफ द स्टेट क्या है, इलेक्टेड है, क्या है, इलेक्टेड है, कितने, 5 साल के लिए, और 5 साल बाद हमारा नया हेड ऑफ द स्टेट मिलता है, या फिर जो भी है वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री सोवर्निटी यहाँ पे मीनिंग होता है कि जो पार्लियामेंट जो हमारी सोवरियन है, ठीक है, किसी के अंडर में नहीं, ठीक है। डोमिनियन यानी क्या होता है कि भैया किसी के अंडर में आप काम कर रहे हो, उसे क्या कहोगे आप, डोमिनियन। जैसे मान लो कि आप काम करते हो, आपने क्या किया है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो आप एक कंपनी के अंडर में क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है, आप सोवरियन नहीं हो, ठीक है। आपको जो कंपनी कह रही है वही करना पड़ेगा, आप खुद से मन से कुछ नहीं कर सकते, या फिर आपके ऊपर जो मैनेजर है, मैनेजर जो टास्क आपको असाइन करके देगा वही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सोवरियन में क्या होता है कि मान लो आप एक बिजनेसमैन है, खुद का आपका बिजनेस है भाई, जो करना है वो आप कर सकते हो, क्योंकि आप सोवरियन हो, ठीक है, आपके ऊपर में कोई भी अथॉरिटी नहीं है। तो सेम उसी तरह से हमारा जो पार्लियामेंट है वो सोवरियन है, हमारा पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। और ये जो पार्लियामेंट्री सोवर्निटी हमने कहाँ से ली है, हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से ली है, कहाँ से ली है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से ली है। इसके अलावा जुडिशियल सुप्रीमेसी जो है हमने अमेरिकन सिस्टम से ली है, कहाँ से ली है, अमेरिकन सिस्टम से ली है। यानी अगर मान लो कोई ऐसे लॉ एग्जिस्ट करते हैं या फिर पार्लियामेंट लाने की कोशिश करता है जिससे क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट हो रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट किया जा रहा है, ठीक है, या फिर किसी को नुकसान किया जा रहा है, जुडिशियल सुप्रीमेसी यानी जुडिशियल क्या करती है, वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज करती है, देखती है, ठीक है, वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से लिए, जुडिशियल सुप्रीमेसी अमेरिकन सिस्टम से लेते हैं। बेसिकली इनका भी हमने बहुत अच्छे से तालमेल बिठा के रखा है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड जुडिशियल सॉरी पार्लियामेंट्री की सोवर्निटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी की, ठीक है। हालांकि हमारे यहाँ पे क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, यानी जो भी हम देखेंगे तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ यानी लॉ के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से देखिए, यहाँ पे कुछ रैशनल है, तर्क वगैरह नहीं दिया जाएगा, सिर्फ क्या लॉ के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा वो देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अमेरिका में क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी क्या होता है कि यहाँ पे रैशनल यानी तर्क दिया जाता है कि भैया ये करना सही रहेगा या नहीं करना, इसने ऐसे यहाँ नहीं करना सही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसे कहा जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये आर्टिकल 21 में हमारे यहाँ पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो है, ठीक है, सोवर्निटी ऑफ पार्लियामेंट एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, इसका भी एक प्रॉपर सिंथेसिस हमने बना के रखा है, ये बात आपको यहाँ पे
ध्यान में रखना है, ठीक है। जुडिशियल सुप्रीमेसी यानी क्या होता है कि कोई लॉ वैलिड है, इनवैलिड है, ठीक है, ये क्या कर सकती है, यानी हमारी जुडिशरी डिसाइड कर सकती है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का पावर एक्सरसाइज करके, ठीक है। आपको पता है नहीं? ओके, आई होप कि आपको ये पता होगा, ठीक है। यानी आप कह सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि सोअर यानी पार्लियामेंट कुछ भी नहीं कर सकता। जी हाँ, पार्लियामेंट कर सकता है ना, यानी मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन जो है, ठीक है, जो उसकी अमेंडमेंट पावर है या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूंट पावर है, उसके हिसाब से पार्लियामेंट क्या कर सकता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। लेकिन सुप्रीमेसी किसकी है? जुडिशियल सुप्रीमेसी। ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। दोनों का अच्छे तरह से हमने तालमेल बिठा के रखा है। उसके बाद देखो इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंटीग्रेटेड यानी क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है, इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड यानी सुप्रीम कोर्ट का क्या हो जाएगा, डिसीजन सभी हाई कोर्ट्स पे लागू हो जाएगा और सभी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पे भी लागू हो जाएगा, ठीक है। सभी हाई कोर्ट्स का जो डिसीजन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पे क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। इंडिपेंडेंट यानी सभी अपने जुरिस्डिक्शन में काम करते हैं, इसलिए कहा क्या आ गया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट आपको कहाँ पे मिलेगा? नेशनल लेवल पे मिलेगा। हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे मिलेगा। और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड अदर लोअर कोर्ट्स जो भी डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट तहसील लेवल है उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। इसे फेडरल कोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है? जब आपके कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो अंडर आर्टिकल 32 क्या कर सकता है, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन रिट्स इशू कर सकता है, जिससे आपके जो राइट्स है वो फिर से आपके रिस्टोर हो जाएंगे, ठीक है। राइट्स ऑफ द सिटीजन, ठीक है, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन भी कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। और हाई कोर्ट को पावर रहती है अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो इंडिया में क्या है, सिंगल कोर्ट सिस्टम है, यानी क्या हो सकता है, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट एनफोर्सेस बोथ सेंट्रल लॉज एज वेल एज द स्टेट्स लॉ, ठीक है। यानी क्या, सेंट्रल लॉज भी इन्फोर्स किए जाते हैं और स्टेट लॉज भी इन्फोर्स किए जाते हैं, इसलिए कहा गया सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, ठीक है। इसके रहते हैं प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। मैंने कहा था ना कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ प्रोवाइड करती है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोवाइड करती है, क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हार्ड कोर्ट में, हाई कोर्ट जब पढ़ेंगे तो ये बच्चे से हो जाएगा। लेकिन यूएसए में अलग है। यूएसए में फेडरल लॉज क्या करता है, फेडरल जुडिशियरी इंप्लीमेंट करती है और स्टेट लॉज कौन, स्टेट जुडिशियरी इंप्लीमेंट करती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इंडिया में ऐसा है क्या? नहीं, फेडरल लॉ भी हाई कोर्ट्स के द्वारा इंप्लीमेंट किए जाते हैं, एनफोर्स किए जाते हैं। लेकिन यूएसए में ऐसा है क्या? नहीं है, ठीक है। वहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। और इंडिया में क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ अंडर आर्टिकल 20। आने वाले समय में समझ जाएगा, ठीक है, खाली इंट्रोडक्टरी पोर्शन है ये। उसके बाद देखो फंडामेंटल राइट्स क्या दिए है, फंडामेंटल राइट्स। राइट्स यानी ऐसे राइट्स भैया जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स वगैरह है, ठीक है, जो भी इंटेलेक्चुअल और भी मटेरियल वगैरह डेवलपमेंट्स के लिए क्या रहते हैं, जरूरी होते हैं, ठीक है। तो राइट्स यानी क्या होता है, राइट्स मान लो कि ऐसे कुछ आपके क्लेम्स है जिसे सोसाइटी में रिकॉग्नाइज किया जाता है, ऐसे क्लेम्स जिसे सोसाइटी में रिकॉग्नाइज किया जाता है उससे आप कहोगे राइट्स, उसे क्या कहोगे, राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने दिए गए हैं, ठीक है, पार्ट 3 में आते हैं, ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट्स है हमने लिए हैं यूएसए से, यूएसए में इसे कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स, क्या कहा जाता है, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। अब जो फंडामेंटल राइट्स है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं, क्या करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट्स है, कितने हैं, 6, हालांकि 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड करके लीगल राइट बना दिया गया है, क्या बना दिया गया है, लीगल राइट बना दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स में हो जाएगा, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 टू 18, ठीक है। इसके बाद राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेकर 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 से लेकर 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और 226 हाई कोर्ट को है, ठीक है। तो आने वाले समय में जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होती है वो भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। चलो फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखनी, फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, लिमिटेशंस रहते हैं गवर्नमेंट की पावर पे, क्या है, लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ये ध्यान में रखना है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्रोविजन है जो गवर्नमेंट की पावर पे लिमिटेशंस लगाता है, तो क्या है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। नहीं, कोई भी ऐसे लॉज नहीं बनाए जा सकते, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा सकता जिससे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो, ठीक है। अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ठीक है। उसके बाद देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यही होता है कि ऐसे कुछ प्रोविजंस, ठीक है, ऐसे कुछ प्रोविजंस, ठीक है, जो
गवर्नमेंट को लॉज बनाने के वक्त ध्यान में रखना ही रखना पड़ता है, ठीक है। यानी ये क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को प्रमोट करते हैं, ठीक है, कि आप ऐसा करो, ठीक है। फंडामेंटल्स क्या करता है, कंस्टेंट, फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, कंस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, एनकरेज करते हैं कि आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। पार्ट 4 में दिए हुए फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में, ठीक है। किस लिए क्या प्रमोट करते हैं, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स क्या प्रमोट करता था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। ये सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे मैं सभी कीवर्ड्स को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल इन नेचर है। अब नॉन जस्टिसेबल इन नेचर यानी क्या होता है, मान लो कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होता है तो आप क्या जुडिशरी के पास जा सकते हो, कह सकते हो कि मेरा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है, ठीक है, इसे फिर से एनफोर्स करके दो, ठीक है। नॉन जस्टिसेबल यानी आप जुडिशरी के पास नहीं जा सकते, ठीक है, इसलिए उसे कहा जाता है नॉन जस्टिसेबल, ठीक है। दे आर नॉन एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन, ठीक है। अभी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है 3 कैटेगरीज में डेवलप यानी क्या बोलते हैं डिवाइड किए गए। एक है सोशलिस्ट यानी इसमें सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स रहेंगे, आइडियोलॉजी रहेंगी। गांधीयन यानी गांधीयन आइडियोलॉजी। लिबरल इंटेलेक्चुअल यानी लिबरल और इंटेलेक्चुअल या फिर लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी। एम क्या है, एस्टेब्लिश करना है वेलफेयर स्टेट, क्या करना है, वेलफेयर स्टेट, यानी ये सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक है, क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक, ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक्स है। डीपीएसपी क्या है, सोशलिस्टिक यानी भैया पूरे सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। फंडामेंटल है गवर्नेंस इन द कंट्री है, मैंने कहा था ना जो भी लॉज बनाएंगे कुछ भी करेंगे, ठीक है, तो इनको डीपीएसपी को गवर्नमेंट को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल मेकिंग लॉज। कहा है ना कि कोई भी अगर लॉज बनाते हो कुछ भी करते हो गवर्नमेंट, तो इस जो प्रिंसिपल्स है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इनको कंसिडर करना ही करना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद देखो फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं की गई थी, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कर देता है, ठीक है। किसने रिकमेंडेशन किया था, स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या किया था, रिकमेंडेशन किया था, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज किस पार्ट्स में, पार्ट 4A में है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज आर्टिकल 51A। क्या है, आर्टिकल 51A, ठीक है। और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे यहाँ पे दी हुई है, और ये भी कैसे, नॉन जस्टिसेबल है। कैसे नॉन जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल का मीनिंग क्या होता है कि वायलेशन होता है तो आप जुडिशरी के पास नहीं जा सकते हो, ठीक है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता है जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का आदर करना है, नेशनल एंथम का ऑनर करना है, ठीक है, यानी समझ में आ रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएगा आगे चल के। उसके बाद देखो सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट यानी क्या होता है, हम किसी भी रिलीजन को अपना नेशनल रिलीजन नहीं मानते हैं, इसे क्या कहा जाता है, सेकुलरिज्म कहा जाता है, फिर सेकुलर कहा जाता है, ठीक है। और हमारे इंडिया का जो सेकुलर है वो कैसे सेकुलरिज्म है, वो कैसे पॉजिटिव सेकुलरिज्म, आगे चल के बात करेंगे। तो ये जो सेकुलर वर्ड ऐड हुआ है हमारे प्रीएम्बल में, ठीक है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किया गया है, ठीक है। यानी सेकुलर स्टेट यानी क्या होता है भैया, हम किसी भी रिलीजन को अपना ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं करते या फिर अपहोल्ड नहीं करते, जैसे कि पाकिस्तान है, ठीक है, जैसे कि बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ठीक है। ऐसा कोई रिलीजन है क्या हमारा, नहीं भैया, हमारा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं, इसलिए हमें सेकुलर स्टेट कहा जाता है, ठीक है। हालांकि वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म क्या है, निगेटिव कंसेप्ट है, क्या है, निगेटिव कंसेप्ट है, ठीक है। निगेटिव कंसेप्ट यानी क्या है, यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन देखने के लिए मिलेगा आपको रिलीजन एंड स्टेट के बीच में, ठीक है। हालांकि इंडियन जो सेकुलरिज्म है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। पॉजिटिव सेकुलरिज्म यानी क्या होता है कि सभी रिलीजन को हम इक्वल रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सभी रिलीजन को हम इक्वल इक्वल रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और सभी को भैया ये भी दे रहे, सहूलत भी दे रहे कि आप अपने हिसाब से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और जब लगेगा इंडियन गवर्नमेंट को या फिर जो हमारे इंडिया जो भी पार्लियामेंट वगैरह रहती है, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ क्रूएल प्रैक्टिसेस हो रही है, अगर इंटरफेयर करने की जरूरत है तो वहाँ पे फिर क्या किया जाता है, इंटरफेयर किया जाता है, जैसे कि ट्रिपल तलाक, ठीक है, क्रूएल प्रैक्टिस थी, इसे क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे लगा कि इंटरफेयर करना जरूरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन है क्या, नहीं भैया, हमारे यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन नहीं है, ठीक है। सेकुलरिज्म के ये ध्यान में रखना, आर्टिकल्स यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, कि सेकुलरिज्म कौन कौन से आर्टिकल्स प्रोमोट करते हैं, तो आर्टिकल 14 प्रोमोट करता है, आर्टिकल 15 प्रोमोट करता है, आर्टिकल 16 प्रोमोट करता है, आर्टिकल 25 भी प्रोमोट करता है, आर्टिकल 30, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। ये सभी आर्टिकल्स क्या प्रोमोट करते हैं, सेकुलरिज्म प्रमोट करते हैं, ठीक है। हमारा सेकुलरिज्म कैसा है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, और कंप्लीट सेपरेशन है क्या,
कंप्लीट सेपरेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मीनिंग इतना ही होता है हर एडल्ट को क्या मिलेगा, राइट टू वोट मिलेगा। यानी जो एडल्ट है एक पर्टिकुलर एज पे आने के बाद उसको अपने आप क्या मिल जाएगा, राइट टू वोट मिल जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, क्या राइट टू वोट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। तो जो वोटिंग एज था सबसे पहले था 21 ईयर्स, कितना था 21 ईयर्स, ठीक है। इसको 21 ईयर्स से 18 ईयर्स कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 18 ईयर्स। किसने किया, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के द्वारा कर दिया गया, ठीक है। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे कहाँ पे इलेक्शंस, यानी कौन से इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस क्या किए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। ये आप बातें आप ध्यान में रखना। उसके बाद देखो सिंगल सिटीजनशिप। हमारे इंडिया में कौन से सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है, ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है। मान लो मैं महाराष्ट्र से हूँ तो महाराष्ट्र की कोई भी सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है। मगर मैं महाराष्ट्र में पैदा होता हूँ, राजस्थान में होता हूँ, ठीक है, या फिर कश्मीर में होता हूँ, ठीक है, सभी के लिए एक ही सिटीजनशिप है, वो है भैया सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। यानी आप इंडिया के किसी भी कोने में पैदा हो जाओ, आपको सेम पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, सेम सिविल राइट्स मिलेंगे, और आपको रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा कि सिटीजनशिप ऑफ द, और आपको रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसा नहीं होगा ना कि आप मेघालय में पैदा हो गए तो आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप हमारे यहाँ पे दिए है, ठीक है। लेकिन यूएसए में इसका अलग है। यूएसए में क्या है, यूएसए में क्या रहेगा, एक सिटीजन जो रहेगी वो क्या, यूनियन की भी मिलेंगी पर्टिकुलर यूएसए की, और दूसरे सिटीजनशिप कौन सी मिलेंगी, पर्टिकुलर स्टेट की भी मिलेंगी। कौन सी मिलेंगी, पर्टिकुलर स्टेट के भी मिलेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ पे ऐसा है क्या, नहीं, हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप चैप्टर में और अच्छे तरीके से हो जाएगा। उसके बाद देखो इसके अलावा क्या है, हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट बॉडीज है। अब इंडिपेंडेंट बॉडीज जो रहते हो एज अ बलवर्क करके डेमोक्रेटिक सिस्टम का काम करते हैं। यानी मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसके जो तटबंदी घेराव जो दिख रहा है इसी को बलवर्क कहा जाता है, ठीक है। और हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम की ऐसी बलवर्क प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं इलेक्शन कमीशन, कैग, ठीक है, यूपीएससी, एसपीएससी, ठीक है। ये सभी क्या है, बलवर्क्स, यानी तटबंदी बना के रखे हैं हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के प्रोटेक्ट करने के लिए। इंडिपेंडेंट बॉडीज भी है, वो भी आगे चल के हम पढ़ेंगे। उसके अलावा देखो इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। अब देखो इमरजेंसी कब यानी लागू कर दी जाएंगी, ठीक है। एक बताता हूँ, सेक्शन 144 क्यों लागू कर दिया जाता है। मानो कि किसी प्लेस पे ऐसी सिचुएशन बनती है जो नॉर्मल लेजिस्लेशन या फिर नॉर्मल लॉ से कंट्रोल नहीं कर दी जाती है, तब वहाँ पे सेक्शन 144 लागू कर दिया जाता है। इससे क्या हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा पावर्स मिल जाते हैं और सिचुएशन नॉर्मलाइज करने में आसानी हो जाती है। सेम वही सिचुएशन में इमरजेंसी भी लागू कर दी जाती है, ठीक है। लेकिन इमरजेंसी क्यों लागू कर दी जाती है, हमारी कंट्री की सोवरेनिटी को सेफगार्ड करने के लिए, ठीक है, यूनिटी को सेफगार्ड करने के लिए, इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करने के लिए, हमारी इस कंट्री की सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए। इसके अलावा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए क्या इमरजेंसी लागू कर दी जाती है, ठीक है। अब 3 टाइप्स की इमरजेंसी होती है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 के अंडर में लागू होती है। एक होती है स्टेट इमरजेंसी, इसे आप प्रेसिडेंट रूल भी कह सकते हो, एंड आर्टिकल अंडर 356 या फिर आर्टिकल अंडर 365 लागू होती है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है जो अंडर आर्टिकल 360 के तहत आती है, ठीक है। और ठीक है, ये है अभी इमरजेंसी प्रोविजंस में अच्छा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारी इमरजेंसी में एक बहुत ही यूनिक फीचर एग्जिस्ट करता है। क्या करता है कि भैया जब नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है, तब हमारी कंट्री, जो कंट्री है, ठीक है, हमारा जो स्ट्रक्चर है एज ए फेडरल स्ट्रक्चर ही रहता है। क्या रहता है, फेडरल स्ट्रक्चर रहता है हमारी कंट्री का। लेकिन जैसी इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है अपने आप की इसमें फॉर्म हो जाता है, यूनाइटरी में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, फेडरल से लेके सीधा यूनाइटरी बन जाता है, ठीक है। यानी पूरा कंट्रोल हमारे कंट्री में किसका रहता है, यूनियन का रहता है। क्या रहता है, यूनियन का रहता है। और ये ऐसा करने के लिए मान लो कि भैया कोई इमरजेंसी लग गई फिर अमेंडमेंट करो, ऐसा वैसा करने की जरूरत नहीं है, इट इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाएंगी नेशनल, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है अपने आप यूनाइटरी स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट हो जाएगा यूनाइटरी फॉर्म में। ऐसा नहीं रहेगा कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, ठीक है, ये बर्खास्त वगैरह नहीं हो जाती है, ठीक है, लेकिन ये रहती है, एग्जिस्ट में ही रहती है, लेकिन इसके ऊपर यूनियन जो कहेगा वो प्रीवेल कर दिया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, इमरजेंसी में हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद देखो 3 टियर गवर्नमेंट है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि फेडरेशन जो है जनरली, ठीक है,
फेडरेशन में जनरली दो टाइप्स के गवर्नमेंट रहते हैं, एक रहते हैं यूनियन और दूसरी रहती है स्टेट या फिर प्रोविंशियल, ठीक है। लेकिन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने क्या कर दिया गया, एक और गवर्नमेंट लेवल हमारे यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया है। फर्स्ट लेवल वाला यूनियन, दूसरा स्टेट और थर्ड वाला लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो 73rd ने क्या किया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया है पंचायत को। यानी पंचायत आई है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 की वजह से, ठीक है। और इसने एक नया पार्ट ऐड कर दिया, पार्ट 9, और एक नया शेड्यूल, शेड्यूल 11। फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सेम ईयर में आता है 1992। इसने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया म्यूनसिपैलिटीज को, एक नया पार्ट ऐड किया, पार्ट 9 ही, नया शेड्यूल ऐड किया, पार्ट 12, ठीक है। और आर्टिकल 14 क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, गांधीन प्रिंसिपल, ठीक है, डीपीएसपी में दिया हुआ है, वहां पे हो जाएगा। चलो फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखो, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज दिया है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है, कैसी होती है, ठीक है, ये सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के चैप्टर में हो जाएगा कवर, ठीक है। अभी थोड़ी हरी करते हैं, चैप्टर की लेंथ भी बढ़ रही है, ठीक है। तो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 2011 में, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता है एंड प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। अब ये जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 2011, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करता है, जैसे कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फंडामेंटल राइट्स बना दिया जाता है अंडर आर्टिकल 90, ठीक है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह कहाँ पे आ जाता है, अंडर आर्टिकल 90 में। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए उनका प्रमोशन करने के लिए एक प्रोविजन ऐड कर दिया जाता है, वो रहता है आर्टिकल 43 बी, ठीक है। इसके अलावा पार्ट 9 भी ऐड कर दिया जाता है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा, और उस पार्ट बी में रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और आर्टिकल्स क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, आर्टिकल 243Z(2), आर्टिकल 243ZT। ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है कि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपने नीचे दिए हुए में से कौन से चेंजेस किए हैं, ठीक है, करेक्ट या इनकरेक्ट में आ सकता है, ठीक है। होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। उसके बाद देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐसी है, बेसिकली हमने जो स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ से लिया है, हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। जो फिलोसॉफिकल पार्ट है, फिलोसॉफिकल पार्ट यानी फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिया है, यूएसए में फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। और डीपीएसपी जो है हमने कहाँ से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, कहाँ से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्ट ये तो भूलना ही नहीं है, पॉलिटिकल पार्ट हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, क्या करेगी, ठीक है। तो ये थे आपके साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलो फिर मिलते जल्दी, नहीं जल्दी मिलते, सी यू सून।